हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने 12th क्लास का जो तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था उसके अंदर हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए थे। एक तो हमने पढ़ा था भ्रूणपोष के बारे में और दूसरा टॉपिक हमारा था भ्रूण का परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से होता है। भ्रूणपोष के अंदर भी हमने तीन जो उसके प्रकार थे वो कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं भ्रूणपोष के? भ्रूणपोष का जो तीन प्रकार है वो इस प्रकार से है कि पहला जो प्रकार होता है वो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था कोशिकीय भ्रूणपोष और जो लास्ट प्रकार हमने पढ़ा था वो था हेलोपियल भ्रूणपोष। इसके बाद में हमने भ्रूण के परिवर्तन की चर्चा की थी। आज की क्लास के अंदर हम जो इस चैप्टर के तीन जो टॉपिक बचे हुए हैं जो कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं हैं, वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसके बाद में हमारा ये चैप्टर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे जो तीन चैप्टर हैं वो भी आज की क्लास के होने के बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम जो भी अगला टॉपिक होगा, चौथा चैप्टर या फिर हम जूलॉजी, कोई भी जो हमारा टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, आज के टॉपिक के अंदर हम तीन टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया, हम तीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है हमारा बीज का परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? बीज का परिवर्तन। बीज का परिवर्तन। अब आज जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला हमारा, मैंने कहा कि जैसा बीज का परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम इसमें बीज के परिवर्तन में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, निषेचन के बाद में क्या होगा? युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद में भ्रूण। तो उनके बाद में जितनी भी क्रियाएं होगी बीज के परिवर्तन में, यानी कि निषेचन के बाद में जितने भी पुष्प के अंदर परिवर्तन आएंगे, वो क्रियाएं हम आज बीज के परिवर्तन में कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है फल का विकास। क्या पढ़ेंगे हम आज? फल का विकास। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे हम फल का विकास। इसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि जो फल होते हैं वो किस किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, या फल का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। और जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा पीढ़ी एकांतरण। क्या पढ़ने वाले हैं? पीढ़ी एकांतरण। तीनों ही छोटे टॉपिक हैं, पीढ़ी एकांतरण। तो ये तीनों हमें टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कि बीज का जो परिवर्तन है, पहला जो हमारा टॉपिक है आज जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बीज का परिवर्तन। तो जो बीज का परिवर्तन जब होगा, बीज के अंदर जब डेवलपमेंट होगा, तो उस समय क्या क्या परिवर्तन आएंगे वो हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहले कि जो बीजांड होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर बीजांड से क्या बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि बीजांड से जो है वो किसका निर्माण हो जाएगा? बीज का निर्माण हो जाएगा। बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा। और जो अंडाशय होगा, अंडाशय से किसका निर्माण हो जाएगा? अंडाशय से हो जाएगा फल का निर्माण। बीजांड से बीज बन जाएगा और अंडाशय से किसका निर्माण हो जाएगा? फल का निर्माण। ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो कब होगी? तो ये सारी घटनाएं निषेचन के बाद में, जितनी भी घटनाएं हैं वो सब निषेचन के बाद में होगी। अंडाशय से तो फल और बीजांड से क्या बन जाएगा? बीज का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद में जो बीजांड के अध्यावरण थे, हमने इसी जो चैप्टर है उसके अंदर हमने फर्स्ट में जब पढ़ा था कि बीजांड की जो दो आवरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण होता है, एक आंतरिक अध्यावरण होता है। तो ये जो बीजांड के जो अध्यावरण हैं वो किस में बदल जाएंगे, या इनसे किसका निर्माण होगा? तो देखिए, बीजांड के अध्यावरण से बनेगा बीजावरण। जो अभी बीज बनेगा किससे बनेगा? बीजांड से जो बीज बनेगा, बीजांड से जो बीज बनेगा उसके बाहर की ओर जो सीड पोर्ट जिसे हम कहते हैं या बीजावरण कहते हैं, तो वो उससे किसका निर्माण हो जाएगा? या हम ये कहें कि बीजावरण से, बीजावरण जो है वो किससे बन रहा है? तो बीजावरण जो है वो बीजांड के अध्यावरण से बन रहा है। अब हम जानते हैं कि बीजांड के अंदर जो है वो दो अध्यावरण होते हैं, एक होता है बाह्य अध्यावरण, एक होता है आंतरिक अध्यावरण। तो जो बाह्य अध्यावरण होगा उससे किसका निर्माण होगा? तो बाह्य अध्यावरण से बाह्य बीज चोल बनेगा। बाहर की ओर जो बीज जो होगा उसके बाहर की तरफ जो बीज चोल होगा उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य बीज चोल। और इसी बाह्य बीज चोल को क्या कहा जाता है? इसी बाह्य बीज चोल को कहा जाता है टेस्टा। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टेस्टा। जो बाहर की तरफ होगा उसे हम क्या कहेंगे? टेस्टा।
और जो अंतः अध्यावरण होता है या आंतरिक अध्यावरण जो होता है, जो अंदर की तरफ बीजांड के अंदर की तरफ जो अध्यावरण होता है, उससे किसका निर्माण होगा? उससे होगा अंतः बीज चोल का। किसका निर्माण हो जाएगा? अंतः बीज चोल का। और जिसे हम क्या कहते हैं? टेगमेन भी कहते हैं। बाहर वाले को तो टेस्टा और आंतरिक जो बीज चोल होगा उसे हम कहेंगे टेगमेन। क्या कहेंगे? टेगमेन। टेगमेन कहेंगे। अब इनके अंदर कुछ और भी संरचनाएं थी। हमने बीजांड की जब संरचना पढ़ी थी तब हमने उसमें और भी संरचनाएं पढ़ी थी, जैसे कि नाभिका हो गया, नाभिका, बीजांड द्वार, रेफे, निभाग, ये सारी जो चीजें होंगी उनमें कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा या कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। केवल इनमें इतना ही परिवर्तन होगा कि इनके जो उत्तक होंगे वो परिपक्व हो जाएंगे। इनके अंदर जितने भी उत्तक होंगे वो परिपक्व हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या होता है? तो हमने जब अंडाशय पढ़ा था, अंडाशय के अंदर जब बीजांड की संरचना पढ़ी थी और बीजांड के अंदर हमने भ्रूण कोश पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि भ्रूण कोश के अंदर क्या क्या संरचनाएं होती है। हम पढ़ चुके हैं। भ्रूण कोश के अंदर होता है द्वितीय केंद्रक, नीचे की ओर होती है अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर होती है, 3 कोशिकाएं नीचे की ओर होती है, बीच में 1 कोशिका होती है, 7 कोशिकीय अवस्था होती है और केंद्रक जो होते हैं वो 8 होते हैं। अब देखिए कि ये जो नीचे की ओर जो 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अंड समुच्चय। अंड समुच्चय के अंदर और कौन सी कोशिका होती है? ये बीच में जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। अब इस अंड कोशिका से किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। अभी हमने लास्ट क्लास में ये चीज की चर्चा की थी कि अंड कोशिका के अंदर अंड कोशिका से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। किस प्रकार से होता है कि जब पराग नलिका आती है और इसमें प्रवेश करती है तब क्या होता है? पराग नलिका के साथ साथ जो पराग कण के जो नर युग्मक होते हैं वो भी आते हैं और वो भी इसमें एक नर युग्मक इसमें मिल जाता है, दूसरा नर युग्मक जो है वो बीच की ध्रुवीय कोशिका के अंदर चला जाता है। तो इसमें जब नर युग्मक जाएगा तो ये अंड कोशिका से किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। युग्मनज का। और युग्मनज से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और जो बीच में द्वितीय केंद्रक था इससे किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इसके अंदर परिवर्तन होंगे। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हमने लिखी है। आपकी जो बुक है 12th की, इसके अंदर कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। इनका क्वेश्चन बन सकता है और आपके जो पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन भी है कि एरिल और कैरंकल में क्या डिफरेंट है। इसीलिए मैंने इनको साथ में लिखा है ताकि इसके अंदर हम डिफरेंस को भी समझ सकें। तो सबसे पहला आता है आपकी एक परिभाषा आती है, एक शब्द आता है परिभ्रूणपोष। अब ये परिभ्रूणपोष क्या है? तो देखिए कि काली मिर्च में भ्रूणपोष के चारों तरफ जो काली मिर्च होती है, सभी जानते हैं काली मिर्च कैसी होती है। तो काली मिर्च जो होती है उसका जो भ्रूणपोष होगा, काली मिर्च का जो भ्रूणपोष किससे बना है? द्वितीय केंद्रक से बना है। ठीक है, तो भ्रूणपोष के चारों तरफ बीजांडकाय एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। बीजांडकाय इस ये जो भ्रूणपोष है उसमें जो ये बीजांडकाय जो होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा कि काली मिर्च के अंदर बीजांडकाय जो होगा वो पतली सी झिल्ली के रूप में दिखाई देगा। किसमें? काली मिर्च के अंदर। किसके चारों तरफ? तो ये जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष के चारों तरफ ये जो बीजांडकाय है वो भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली की तरह दिखाई देगा। उस झिल्ली या उस संरचना को हम क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं। और परिभ्रूणपोष का उदाहरण ही काली मिर्च हो गया, क्योंकि ये काली मिर्च में ही दिखाई देता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है एरिल। एरिल क्या होता है? तो देखिए कुछ पौधों में बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण दिखाई देता है। एक मांसल आवरण दिखाई देता है या एक मांसल आवरण मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर क्या होगा? जो बीजांड होगा, बीजांड उसके चारों तरफ एक मांसल आवरण दिखाई देता है। उस मांसल आवरण को हम कहते हैं एरिल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें या हम ये कहें कि ये एरिल जैसे संरचना किन किन में दिखाई देती है या किन किन में ये मिलता है, तो लीची के अंदर जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीची के अंदर, लीची। और इस लीची के अंदर ये खाने योग्य भाग जो होता है वो एरिल ही होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि लीची के अंदर खाने योग्य भाग कौन सा है। तो लीची के अंदर खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है एरिल। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि लीची के अंदर खाने योग्य भाग कौन सा है, तो वो हो जाएगा एरिल।
ठीक है। नेक्स्ट शब्द जो है आपका केरंकल। केरंकल क्या होता है? तो देखिए यूफोर्बिएसी कुल के कुछ पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केरंकल कहते हैं। एरिल और केरंकल में डिफरेंस समझिएगा इसके साथ साथ कि इसके अंदर क्या होगा कि यूफोर्बिएसी कुल के जितने भी पादप होंगे उसमें बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार कहाँ है? अंडकोशिका जहां हमने पढ़ी थी उसके नीचे की तरफ बीजांड द्वार होता है, ठीक है। और बीजांड द्वार वाले छोर की तरफ जो है एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केरंकल कहते हैं। क्या कहेंगे? केरंकल कहेंगे। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो उसका उदाहरण हो जाएगा अरंडी। अरंडी के अंदर जो है ये केरंकल नामक संरचना पाई जाती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया कि भाई लीची में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? एरिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये पूछा जा सकता है कि अरंडी के अंदर या फिर केरंकल जैसी संरचना किन के अंदर पाई जा सकती है, किसके अंदर मिलती है, उदाहरण बताइए। तो ये उदाहरण हो सकता है, या एक एक दो दो नंबर के भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा एक शब्द है वो है ओपरकुलम। ओपरकुलम में क्या होगा कि अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? ओपरकुलम कहते हैं। जितने भी एक बीजपत्री पादप होंगे उनमें बीजांड द्वार, देखिए इसमें बीजांड द्वार की तरफ एक प्लग नुमा संरचना है, यहाँ पर है प्लग नुमा संरचना, और इधर क्या हो जाएगा? बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफेद संरचना, सफेद संरचना को हम कहेंगे केरंकल, सफेद संरचना को कहेंगे केरंकल, और प्लग नुमा जो संरचना होगी उसे हम कहेंगे ओपरकुलम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुछ शब्द हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनमें से एक दो नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो बीज होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, बीज के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके प्रकारों के बारे में जानते हैं। और ये जो बीज है वो भ्रूण पोष के आधार पर इन बीजों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये बीज जो होंगे भ्रूण पोष के आधार पर जो बीज होंगे वो दो प्रकार के होंगे। पहला होता है अभ्रूणपोषी। क्या होता है? अभ्रूणपोषी बीज, या हम इसे कहते हैं गैर एल्ब्यूमिनस बीज, अभ्रूणपोषी बीज या गैर एल्ब्यूमिनस बीज। और दूसरा जो होता है वो होता है भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो भ्रूणपोष होता है वो क्या काम करता है? भ्रूणपोष पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करेगा? भ्रूण को, या हम ये कहेंगे युग्मनज से जो भ्रूण बनता है उसे जो है ये भ्रूणपोष जो है वो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब पहला हम पढ़ते हैं अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस बीज। इनमें क्या होगा? देखिए ये किस प्रकार के होते हैं? तो इन बीजों के अंदर या इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। इन बीजों के अंदर जब भ्रूण का परिवर्धन होगा तब भ्रूणपोष पूरी तरह से उपयोग में ले लिया जाएगा। भ्रूण जब डेवलप होगा, भ्रूण का जब परिवर्धन होगा तब ये भ्रूणपोष का जो उपयोग है वो पूरी तरह से ले लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर पहले ही इसको भ्रूणपोष का उपयोग ले लिया है तो उसके बाद में भ्रूणपोष बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे अतः परिपक्व जो बीज होता है वो कैसा होता है? भ्रूणपोष रहित होता है। अब बीज पक रहा है, उससे पहले ही भ्रूणपोष का पूरी तरह से उपयोग कर लिया है तो उसके बाद भ्रूणपोष जो है वो बचेगा ही नहीं। इसलिए जब बीज परिपक्व हो जाएगा पूरी तरह से तब इसके अंदर भ्रूणपोष नहीं रहेगा, यानी कि परिपक्व बीज कैसा हो जाएगा? भ्रूणपोष रहित हो जाएगा। इन बीजों में भोजन बीज पत्रों में संचित होते हैं। कहाँ पर होंगे? बीज पत्रों में इनके अंदर भोजन संचित होगा। अब बीज पत्रों में संचित होगा यानी कि ऐसा उदाहरण इसके क्या हो जाएंगे? अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप हैं वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। यानी कि अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के अंदर कौन से बीज होते हैं? तो उसे अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस बीज होते हैं। अब द्विबीजपत्री पादप का मतलब जिसमें दो बीज पत्र हो, ठीक है। कौन कौन से? जैसे कि मटर है, मूंगफली है, चना है। आसान सी भाषा में अगर हमें इसे समझे तो इनके बीज को अगर हम दो टुकड़े करें तो दो बराबर भागों में इनके टुकड़े हो जाते हैं, मटर हो या मूंगफली हो या चना, जिसे हम क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री पादप कहेंगे। तो अभ्रूणपोषी का उदाहरण क्या हो जाएगा? जो द्विबीजपत्री पादप जो होंगे वो इनका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज।
इनके अंदर क्या होगा, इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के पश्चात भी भ्रूणपोष बचा रहता है, यानी कि भ्रूण के परिवर्धन के दौरान पूरी तरह से भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद जब बीज पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद भी क्या होगा, ये भ्रूणपोष जो है होगा वो बचा रहेगा। ठीक है, और अतः यह बीज भ्रूणपोष युक्त होंगे, यानी कि जब बीज बन जाएगा तो भी उसके अंदर क्या होगा, भ्रूणपोष होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम ले तो सारे जो एक बीज पत्री या अधिकांश एक बीज पत्री पादप जो होंगे वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। यानी कि एक बीज पत्री पादप के अंदर कौन से बीज होते हैं, भ्रूणपोषी बीज या एल्बुमिनस बीज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से, मक्का, बाजरा, ये एक बीज पत्री पादप होते हैं, क्योंकि अगर हम इसके दो टुकड़े करें तो ये बराबर बराबर भागों में नहीं बटेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़े बीज के प्रकार। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है फल का विकास। अब फल का विकास किस प्रकार से होगा, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि फल जो है वो किससे बनता है, तो अंडाशय से किसका निर्माण होगा, फल का, और बीजांड से किसका होगा, बीज का। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अंडाशय से क्या बन जाएगा, हमारा फल। ठीक है, और अंडाशय की जो भित्ति होगी उससे किसका निर्माण होगा, फल भित्ति का, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है, तो अंडाशय से तो फल, और अंडाशय जो भित्ति होगी उससे किसका निर्माण हो जाएगा, फल भित्ति का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर फलों के प्रकार दिए गए हैं कि किस प्रकार से इनका विकास होता है, तो वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है वास्तविक या सत्य फल। वास्तविक और सत्य फल जो है वो किससे कहेंगे, तो देखिए जब अंडाशय से निर्माण होता है, अंडाशय से किसी फल का निर्माण होता है, या हम ये कहें कि अंडाशय से निर्मित फल को क्या कहेंगे, हम वास्तविक या सत्य फल कहेंगे, ट्रू फ्रूट कहेंगे। ठीक है, अंडाशय से हम फल का निर्माण होता है ये हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं पुष्प के जिनसे भी फल का निर्माण होता है। तो जब अंडाशय से ही फल का निर्माण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक या सत्य फल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आभासी फल। आभासी फल किसे कहेंगे, तो देखिए जरूरी नहीं है कि अंडाशय से ही फल का निर्माण हो। ठीक है, अंडाशय के अलावा कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, हमने पढ़ा था जब पुष्प की संरचना हमने पढ़ी थी उसमें देखा था कि बाह्य दलपुंज जो होते हैं वो हर पुष्प के अंदर हरे रंग के होते हैं। इस प्रकार की एक संरचना होती है। ये तो हो गए पराग कोश, और इनमें ये बाहर की तरफ ये जो संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, और बाह्य दलपुंज के अंदर होते हैं दलपुंज, और दल जो पुंज जो होते हैं वो विभिन्न पुष्पों के अंदर उनका अलग कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आभासी फल किसे कहेंगे, बाह्य दलपुंज, या हम जिसे कहते हम पुष्पासन और या फिर दलपुंज, इनसे अगर फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आभासी फल कहेंगे। यानी कि अंडाशय से फल का निर्माण नहीं होकर बाह्य दलपुंज या पुष्पासन, दलपुंज यहाँ पर लिखना भूल गई हूं मैं, दलपुंज, अगर इनसे किसी फल का निर्माण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, आभासी फल कहेंगे। नेक्स्ट है अनिषेक फल। अनिषेक फल, नाम से पता चल रहा है अनिषेक यानी निषेचन की क्रिया नहीं होगी। हमने देखा था कि अंड कोशिका में क्या होता है, मादा युग्मक होता है, और पराग नली के थ्रू जो है वो नर युग्मक आता है, और यहाँ पर जो है निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं उसे निषेचन कहते हैं, और निषेचन की क्रिया होती है भ्रूण कोश के अंदर। जब भ्रूण कोश के अंदर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी और बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक फल कहेंगे। इसमें क्या होगा कि कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में बदल जाता है। जो अंडाशय होगा वो उसमें निषेचन नहीं होगा, उससे पहले ही वो फल में बदल जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक फल कहेंगे। ठीक है, और इनके अंदर ध्यान रखिएगा बीज का निर्माण नहीं होगा, इनमें बीज नहीं बनेंगे। निषेचन नहीं हो रहा है इसका मतलब इनमें बीज भी नहीं बनेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक फल कहेंगे। उदाहरण हम अगर देखें इसका तो क्या हो जाएंगे, केला, अंगूर, पपीता, ये इनके उदाहरण हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं केले के अंदर, अंगूर में, पपीता या केला जो होता है अंगूर, उनके अंदर जो है बीज कौन सा किस प्रकार के ये फल होते हैं, तो अनिषेक फल ये होते हैं। और केले और अंगूर के अंदर भी बीज नहीं बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। प्रेरित अनिषेक फलन में क्या होगा, जब वर्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन, कौन कौन से वृद्धि हार्मोन, ऑक्सिन,
और जिब्रेलिन। ऑक्सिन और जिब्रेलिन जब उसके ऊपर हम छिड़कते हैं तो उसमें क्या होगा, जो अंडाशय होगा वो फल में बदल जाएगा। अंडाशय किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे। ठीक है, और अनिषेक फलन हो जाता है इसमें। अनिषेक फलन जो है यानी कि अनिषेक फल जब बनेगा तो उस क्रिया को हम अनिषेक फलन कहेंगे। और इसमें क्या होगा कि वर्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन छिड़कने से इनके अंदर अनिषेक फलन की क्रिया होती है। इसका मतलब कि अंडाशय जो होगा वो फल में बदल जाएगा, बिना निषेचन के ही फल में बदल जाएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसमें अनिषेक फलन की क्रिया होती है। और इस क्रिया को हम या इस प्रकार से जो फल बनते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित अनिषेक फलन कहेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इस क्लास का लास्ट टॉपिक भी है और इस लेसन का भी लास्ट टॉपिक है, वो है पीढ़ी एकांतरण, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, पीढ़ी एकांतरण के अंदर दो पीढ़ियां होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है बीजाणुद्भिद और दूसरी जो होती है वो होती है युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी होती है वो 2n के फॉर्म में होती है, यानी द्विगुणित होती है। और जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो n के फॉर्म में होती है, यानी अगुणित होती है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका किसे कहेंगे, युग्मनज को। बीजाणुद्भिद में प्रथम कोशिका कौन होगी, युग्मनज की, युग्मनज होगा। देखिए, ये दोनों जो पीढ़ियां होंगी वो एक दूसरे के अल्टरनेट क्रम में चलती रहेगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद पहली, पहली के बाद वापस दूसरी, इस प्रकार से ये चलती रहेगी। तो इसकी जो शुरुआत होती है इस पीढ़ी की वो होती है युग्मनज से। और हम जानते हैं कि युग्मनज किससे बना होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से जो है वो युग्मनज बनता है। और युग्मनज भी किस फॉर्म में होता है, 2n की फॉर्म में होता है, द्विगुणित अवस्था होती है ये, तो ये कैसी हो जाएगी, 2n की फॉर्म में हो जाएगा। युग्मनज जो है आगे जाकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण बनता है। युग्मनज जो है आगे जाकर डेवलप होकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, जो कि क्या होता है, वो भी 2n की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये कौन सी होती है, बीजाणुद्भिद पूरी जो पीढ़ी होती है वो कैसी है, 2n है। ठीक है, अब भ्रूण से किसका निर्माण होगा, पादप का निर्माण हो जाएगा, पादप बन जाएगा इस भ्रूण से, वो भी कैसा होगा, 2n होगा, 2n की फॉर्म में होगा। और भ्रूण जो पादप होगा जब उसकी कायिक अवस्था आएगी, ठीक है, मनुष्य के अंदर जो कायिक अवस्था होती है उसे हम कहते हैं किशोरावस्था, और इसके अंदर क्या कहते हैं, कायिक अवस्था कहते हैं। ये जो कायिक अवस्था आएगी वो भी किस अवस्था, कौन सी होगी, 2n के फॉर्म में, यानी द्विगुणित होगी। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें पुष्प बनेंगे, कायिक अवस्था के अंदर ही पुष्प का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि पुष्प के अंदर दो जननांग होते हैं, एक होता है नर जननांग और एक होता है मादा जननांग। मादा जननांग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, क्या कहेंगे, स्त्री केसर। और पुष्प भी होगा, वो होगा 2n की फॉर्म में। स्त्री केसर भी 2n की फॉर्म में और पुंकेसर भी क्या होता है, 2n की फॉर्म में। स्त्री केसर यानी कि नर जननांग और स्त्री केसर यानी कि मादा जननांग और नर जननांग यानी कि पुंकेसर। पुंकेसर को हम क्या कहते हैं, नर जननांग कहते हैं, या नर जननांग को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। दोनों ही किसकी फॉर्म में होते हैं, 2n की फॉर्म में होते हैं। अब स्त्री केसर से हम जानते हैं, स्त्री केसर के अंदर क्या होता है, अंडाशय का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय होता है, वो भी 2n की फॉर्म में होता है। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है, बीजांड होता है। और बीजांड के अंदर क्या होते हैं, गुरु बीजाणु धानी होती है। क्या होती है, गुरु बीजाणु धानी होती है। और पुंकेसर के अंदर पराग कोश स्थित होते हैं, और पराग कोश के अंदर, पराग पुटों के अंदर लघु बीजाणु धानियां होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, जो कि सभी जो है वो 2n की फॉर्म में होते हैं। अब गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु से किस किस का निर्माण होगा, तो गुरु बीजाणु से तो निर्माण होगा, गुरु बीजाणु धानी से जो है गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु धानी होती है और परागकोश के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु धानी होती है। इनके अंदर किन किन का निर्माण होता है, तो गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु का और लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब यहाँ तक जो है वो होगी बीजाणुद्भिद पीढ़ी। ठीक है, इसके बाद में आएगी हमारी युग्मकोद्भिद पीढ़ी, जो कि किस फॉर्म में होगी, n की फॉर्म में, यानी अगुणित अवस्था होगी। और इसकी जो प्रथम कोशिका होगी वो होंगे गुरु बीजाणु ये और लघु बीजाणु। किससे निर्माण हो रहा है इनका, गुरु बीजाणु का तो गुरु बीजाणु धानी से और लघु बीजाणु का लघु बीजाणु धानी से। ठीक है, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं, n, यानी अगुणित अवस्था में। अब गुरु बीजाणु जो है वो क्या है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, और लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद, जो भी दोनों ही क्या होते हैं, nn की फॉर्म में होते हैं। मादा युग्मकोद्भिद में क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद को ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, वो भी n की फॉर्म में होता है। ठीक है,
और इसी भ्रूण कोश में यानी आगे जाकर इसमें किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। जो भ्रूण कोश होता है, हमने पढ़ा था भ्रूण कोश जो होता है उसके अंदर ये अंड कोशिका होती है इसी भ्रूण कोश के अंदर, और ऊपर 3 कोशिकाएं होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है। और इसी के अंदर किसका निर्माण, ये जो अंड कोशिका है इसी में किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर मादा युग्मक होता है इसी में, ठीक है। तो भ्रूण कोश के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा, मादा युग्मक का। और जो नर युग्मकोद्भिद है वो उसमें किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का। अब ये सभी की जो है मादा युग्मक भी है वो एन की फॉर्म में है यानी अगुणित है, और नर युग्मक भी किसके फॉर्म में है, एन के फॉर्म में है। जब ये दोनों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अंड कोशिका के अंदर जो मादा युग्मक होता है उसमें जब नर युग्मक आकर संयोजन की क्रिया करता है यानी निषेचन की क्रिया करता है, तब उसमें क्या किसका निर्माण होता है, यहाँ पर अंड कोशिका से किसका निर्माण हुआ था, इसमें निषेचन की क्रिया से युग्मनज का निर्माण हुआ था, युग्मनज का निर्माण हुआ था, और द्वितीय केंद्रक से भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था। तो अब जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे, मिलेंगे आपस में, संयोजन की क्रिया करेंगे या निषेचन की जब क्रिया करेंगे, तो इससे किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, जो कि 2n के फॉर्म में होता है। लेकिन 2n तो यहाँ पर है ही नहीं, युग्मकोद्भिद पीढ़ी है यानी n के फॉर्म में चल रही है। तो ये जो 2n फॉर्म है वो फिर से कहाँ चला जाएगा, बीजाणुद्भिद पीढ़ी, यानी यहाँ से वापस इसके नीचे, यानी यहाँ से युग्मनज से वापस कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों जो पीढ़ियां होती है वो एक दूसरे के अल्टरनेट क्रम में चलती रहती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद वापस आगे वाली पीढ़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये पीढ़ी एकांतरण होता है आवृतबीजी पादपों के अंदर। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है। आपको अगर ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।